एनडीटीवी द्वारा आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का शीर्षक है अपने पशुओं को समझें एवं उनके स्वास्थ्य संकेतों को जानें। इस संदर्भ में डॉक्टर चंचल वाघेला पशु पोषण एवं डॉक्टर रमेश कुमार पशु स्वास्थ्य के बारे में आपको संबोधित करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर चंचल वाघेला है। आज जो मेरा टॉपिक है वो है दुधारू पशुओं पे तनाव मुक्त स्थिति। तनाव जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। हमें सबको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो जानवरों में भी बहुत प्रकार का स्ट्रेस होता है। जैसे अगर गर्मी का सीजन है, ठंडी का सीजन है, तो वो भी जानवर में स्ट्रेस देता है। अगर जानवर दूध दे रहा है तो उसका स्ट्रेस, जो प्रेग्नेंट है उसका स्ट्रेस, कोई भी अनजान व्यक्ति जानवर के पास जाता है तो उसका स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें जानवर में एक तनाव उत्पन्न करती है। तो हाल ही में जो हमारे किसान भाई है वो कोशिश करते हैं कि जानवर को अच्छी क्वालिटी का फीड दे, अच्छी क्वालिटी का एआई करे। अब टाइम आ चुका है कि उन्हें एक स्टेप आगे बढ़ के सोचना है, जो है कैसे हम जानवर को तनाव मुक्त रख सके और कैसे वातावरण को हम तनाव फ्री रख सके। अब हमारे दिमाग में पहला प्रश्न आता है कि यार ये क्यों जरूरी है, ठीक है। अब जब भी जानवर स्ट्रेस में रहेगा या तनाव में रहेगा तो उसके शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कोर्टिसोल बोलते हैं। और ये कोर्टिसोल हार्मोन जानवर का जो है इम्यूनिटी डाउन करता है, जिसकी वजह से जानवर को दूसरे रोग होने की शक्यता बढ़ जाती है। अगर जानवर बीमार होगा, स्वाभाविक बात है कि जानवर जो है दूध उतना उत्पादन नहीं कर पाएगा और नुकसान होगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी जानवर का दूध उत्पादन एक साल का मापे तो अराउंड 1500 से 2000 लीटर तक होता है। अगर आप उसके तनाव फ्री वातावरण देते हैं तो वो जानवर की जिसकी क्षमता 3000 लीटर है, तो 3000 3,500 तक आप 3000 3,500 तक आराम से पहुंच सकते हैं। बस उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम आगे बात करेंगे। मैंने 24 घंटे में जानवर क्या क्या गतिविधि करता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। जैसे 3 से 5 घंटे वो खाने में इन्वेस्ट करता है, 12 से 14 घंटे वो आराम करने में व्यतीत करता है, 20 से 30 मिनट वो सोने में, 20 से 30 मिनट वो पानी पीने में, 7 से 10 घंटे वो जुगाली करने में, और 2 से 3 घंटा वो ग्रूमिंग, जो खुद की साफ सफाई करने में, दूध देने में वो व्यतीत करता है, ठीक। अब हम क्या करें जिससे जानवर जो तनाव मुक्त हो सके। तो मैंने दुधारू पशुओं के लिए 6 चीजों का समराइज किया, जिसे मैंने 6 भागों में बांटा है। पहला है पानी, जिसे वाटर। दूसरा है रोशनी, लाइट। तीसरा है हवा, एयर। चौथा है आराम, रेस्ट। पांचवा स्थान, स्पेस। छठा है आहार, फीड। जो राइट हैंड साइड पे है, जैसे पानी है, रोशनी, हवा है, जो फ्री का है, बस हमें उसे थोड़ा सा मैनेज करना है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, बाकी जितना आप खर्चा करोगे उससे 3 गुना वो आपको रिटर्न करेगा। हवा, आपने देखा होगा जब भी गर्मी का सीजन होता है, ठीक है, तो जानवर में दूध कम हो जाता है, एसएनएफ कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे क्यों क्यों कम होता है, जैसे बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वो टेम्परेचर जानवर के शरीर में भी बढ़ता है, तो उसकी गर्मी जानवर में बढ़ती है। तो जानवर क्या करता है, गर्मी को बाहर निकालता है। 2 तरीके से बाहर निकालता है, एक वो पसीने के थ्रू, दूसरा वो श्वास में गर्म हवा फेंकता है। अगर हवा अच्छी होगी तो वो जो पसीना वो साफ हो जाएगा, जो गर्म हवा है वो चली जाएगी। अगर फार्म में हवा का जो है रोटेशन वो अच्छा नहीं है तो जो हवा, गर्म हवा जो फेंक रहा है वो जानवर को और ज्यादा स्ट्रेस करेगा। जो जानवर का केवल 500 ग्राम दूध कम होना था गर्मी की वजह से, वो 2 लीटर 2.5 लीटर तक कम हो जाता है। ये आपने बहुत बार नोटिस किया है और हम इस पे हमेशा उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अब आपके मन में प्रश्न है कि हम कैसे जाने कि हमारे फार्म में जो है हवा का रोटेशन बराबर है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक फोटो लगाया है, ठीक है। यहाँ पर इस जानवर को देखिए, वो बाहर थोड़ा सूंघ रहा है, उसे फ्रेश हवा लेने की कोशिश कर रहा है। आप अगर आपके पास फार्म नहीं है, थोड़ा सा आप एक दूसरी चीज भी ट्राई कर सकते हैं। एक हाथ में सूखा चारा और हरा चारा लीजिए, काट के उसे हवा में उछालिए। अगर वो उसी जगह पर गिरता है तो समझ जाए कि आपका जो फार्म का वेंटिलेशन है वो बहुत पुअर है। अगर वो 1 मीटर तक हवा में उड़ के जाता है, समझ जाए कि आपके फार्म का वेंटिलेशन बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, पहला चीज, चारों साइड से खुला रखिए जानवर को, मतलब जो फार्म है उसे चारों साइड से खुला रखिए। हो अगर आपको डर लगता है तो थोड़ा सा जाली यूज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप पंखा यूज कर सकते हो। अगर पंखे से और थोड़ा ज्यादा करना है तो आप एग्जॉस्ट फैन जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है आप वो भी यूज कर सकते हो। अब बात आती है पानी की। पानी क्यों जरूरी है ये मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा, पानी तो जरूरी है ही, ठीक है। अब हमारे दुधारू पशु में पानी क्यों जरूरी है, क्यों? देखिए, दूध में 80 से 85% पानी है,
ठीक है। अगर आप पानी नहीं दोगे तो दूध कैसा आएगा? एक सिंपल सी बात है, अगर आप जानवर में 40% पानी कम देते हो, जानवर पानी कम पीता है, तो 25% वो दूध कम कर देता है। ठीक है। दूसरा, गर्मियों के सीजन में हम क्या करते हैं, जो टंकी है उससे पानी निकाल के दे देते हैं, जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री हो जाता है। जानवर को पिलाते हैं, जानवर थोड़ा पानी पीता है फिर छोड़ देता है। ठीक है। दूसरा, ठंडी के सीजन में ठंडा पानी हम देते हैं तो वो भी थोड़ा पीता है फिर छोड़ देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, गर्मियों में कम से कम वो जो टंकी उसे आप छांव में रखिए, और ठंडियों में थोड़ी देर पानी धूप में रखिए। कोशिश कीजिए जो पानी का टेम्परेचर है वो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहे। दूसरा, कितना पानी देना चाहिए, एक सिंपल फंडा है इसका। हर 1 किलो जो शुष्क पदार्थ वो खाता है उसके लिए 5 किलो पानी चाहिए। अगर मैं दूध के हिसाब से बात करूं तो हर 1 किलो दूध के लिए 3 लीटर पानी चाहिए। अगर और उसके अलावा शरीर के लिए 10%, मतलब 500 किलो का जानवर है तो उसे 50 किलो पानी उसके मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो अगर कोई जानवर 20 लीटर दूध देता है तो उसे 60 लीटर पानी दूध के लिए चाहिए, 50 लीटर पानी शरीर के लिए, तो कम से कम 110 लीटर जितना पानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 100 से 50 लीटर जो अधिक दूध देते हैं उन्हें, जो दूध नहीं देते उन्हें 40 लीटर के आसपास, हीफर्स को 50 लीटर के आसपास, और जो बछ रहे उन्हें 2 से 10 लीटर के आसपास। उसके अलावा अगर आपके पास ऑटोमेटिक वाटर है जिसे पानी ऑटोमेटिक आता है, कोशिश कीजिए जानवर को उसकी स्पीड हो 20 लीटर पर मिनट, मतलब जानवर 1 से 1.5 मिनट में पूरा पानी पीने की कोशिश करता है। अगर आप 20 लीटर के हिसाब से देते हो तो जानवर खुशी खुशी पिएगा और दूध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। और मेरा एक सुझाव है कि सबसे पहला अगर आप कुछ खर्चा करना चाहते हो तो वो है पानी। जैसे हमें पानी चाहिए वैसे जानवर को उनके हिसाब से चाहिए। हम हमारे हिसाब से करेंगे तो दूध उत्पादन भी वो उसके हिसाब से करेगा। अगर आपको दूध उत्पादन चाहिए तो पानी का 24 घंटे जानवर को मिल सके ऐसी सहूलियत करें। दूसरा है लाइट। दुधारू पशुओं को कम से कम 16 से 18 घंटे लाइट चाहिए, वो भी 150 से 200 लक्स की इंटेंसिटी। अब उसे दूसरी सिंपल भाषा में बोलूं तो ऐसी लाइट चाहिए जिसमें कोई भी इंसान न्यूज़पेपर पढ़ सके। ठीक है। अगर आप वो प्रोवाइड करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे लाइट आप प्रोवाइड करते हैं तो मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है वो कम होगा, जिससे प्रोलैक्टिन हार्मोन और आईजीएफ हार्मोन बढ़ता है जो जानवर के दूध उत्पादन में वृद्धि करता है। दूसरा, जो जानवर प्रेग्नेंट है, जो जानवर ड्राई है, उन्हें आप 12 घंटे लाइट दे सकते हैं। और हमारे इंडियन कंडीशन में अगर आप सनलाइट देखें तो 10 से 12 घंटे जानवर को लाइट मिल जाती है, केवल आपको 4 से 6 घंटे एडिशनल लाइट देना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि 3 जानवर के बीच में एक ट्यूबलाइट लगा दीजिए, जिससे सुनिश्चित हो जाएगा कि जानवर को आर्टिफिशियल लाइट मिल रही है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ में लिखे हुए भी है। शारीरिक वृद्धि में सहायक करता है, हड्डी और मांसपेशियों के उचित विकास करता है। ठीक है। और आप आराम से जानवर को आइडेंटिफाई कर सकते, मतलब पहचान सकते हैं कि वो हीट में है कि नहीं है। दूसरा, स्थान। ठीक है, स्थान क्यों चाहिए, सबसे पहला प्रश्न आता है। जानवर को घूमने फिरने के लिए, खाने के लिए, आराम करने के लिए, प्रसव के लिए, ये सब गर्मी के लक्षण बताने के लिए जगह चाहिए। कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है। अब उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जानवर किसे खड़ा होता है और किसे बैठता है। जब भी जानवर बैठता है तो उसका जो वजन है 2/3, मतलब 60 से 70% वजन वो आगे वाले पाँव में शिफ्ट करता है और फिर वो बैठता है। जैसे वो खड़ा होता है तो वो उसका जो सिर है वो 50 से 60 सेंटीमीटर वो आगे की ओर स्विंग करता है और उसके पिछला पार्ट को ऊंचा करता है जिससे वो खड़ा हो सके। तो अब इससे क्या है, देखिए जब भी आप जानवर को बांधे, जहां पर भी आप रखें, 50 से 60 सेंटीमीटर स्पेस आपको ज्यादा देना पड़ेगी, क्योंकि जो सिर है वो स्विंग करेगा तो ही वो पीछे से खड़ा हो पाएगा। अगर आप वो जगह नहीं देते हो तो जानवर को कभी सिर पे लगेगी, कभी पाँव पे लगेगी, हमेशा वो खुद का नुकसान करेगा। दूसरी चीज, जानवर 1 मिनट में खड़ा हो जाता है और आधे मिनट में बैठ जाता है। अगर वो उससे ज्यादा टाइम लेता है, समझ जाइए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जानवर को कुछ लगी है या उसके पास जो जगह है वो बराबर नहीं है। तो आप उसका ध्यान रखिए। अब इसके बाद एक, आप इस पिक्चर में आप देखिए, ये जानवर यहाँ पर 2 चीज उन्होंने, जो फार्मर ने गलत किया है, एक यहाँ पर रोड लगा दिया है, ठीक है, दूसरा ये स्टेप किया है। तो इसकी वजह से क्या है, जानवर जो टेढ़ा खड़ा है वो टेढ़े खा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट जो है 50 सेंटीमीटर रखिए और इसकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर रखिए, मतलब 110 सेंटीमीटर का गैप रखिए, जिससे जानवर आराम से खा सके। और ये स्टेप की जरूरत नहीं है। अगर कोई छोटा किसान चाहता है कि मैं मेरे जानवरों के लिए एक शेड बनाऊं, तो किस प्रकार का शेड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक सिंपल 4 जानवर का बनाया है। देखिए इसके अंदर क्या है, जो लंबाई है, ठीक है, यहाँ पर ये 12 फुट की होना चाहिए
और ये जो चौड़ाई है 22 फुट की होना चाहिए, जो हाइट है ऊंचाई है वो 10 फुट की होना चाहिए। ये जो 12 फुट है इसके अंदर 3 फुट जो उसके खाने के लिए, 7 फुट जो उसे उसकी हाइट के हिसाब से मतलब उसकी लेंथ के हिसाब से, 2 फीट उसे थोड़ा घूमने के लिए, और 9 इंच की गटर लाइन होना चाहिए। इसका जो स्लोप है वो 1.5% होना चाहिए, जिससे वो गोबर है और मूत्र वो आराम से ड्रेनेज हो सके। आप देख सकते हो। और ये जो चारों साइड से खुला होना चाहिए, जो पश्चिम की जगह है वहां पर थोड़ा सा कर्टेन मतलब पर्दे लगा सकते हैं, जिससे वो डायरेक्ट सनलाइट जानवर पे ना आए। और पूर्व की साइड में आप थोड़ा झाड़ लगा सकते हैं, जिससे वातावरण थोड़ा ठंडा रहे। दूसरा, फ्लोर फर्श कैसा होना चाहिए? 12 इंच की एक लेयर होना चाहिए, जिसके अंदर 5 इंच की रेत होना चाहिए। उसके ऊपर 4 इंच का जो होना चाहिए वो आप गिट्टी रख सकते हैं, सीमेंट के जो पत्थर आते हैं वो रख सकते हैं, और उसके ऊपर 3 इंच का जो है आप सीमेंट की एक लेयर बना सकते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके ऊपर ग्रूव बनाना, ठीक है, जो आप जिससे जानवर जो है फिसलन ना हो सके, स्लिपरी फ्लोर ना रहे। ग्रूव बनाने के टाइम ध्यान रखें, जो ग्रूव आप बनाए 3 mm ऊंडा होना चाहिए, 6 mm उसकी विड्थ होना चाहिए, और ये 4x4 इंच का ग्रूव होना चाहिए। छत और जो रूफ है वो अलग अलग टाइप की रूफ आप बना सकते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने ओवरलैपिंग टाइप की रूफ बना रखी है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने खुला रखा। ये क्यों बना, ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे गर्म हवा जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर जा सके, तो वातावरण शुद्ध रहे। इसमें भी देख सकते हैं आप ओवरलैपिंग कर रखा है। अब देखिए जहां पर आपके पास लूज हाउसिंग सिस्टम है, जहां पर आप जानवर को खुला रखते हो, और जैसे, और आपको क्या है कि उसमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि गीला बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए आप इस टाइप का भी कर सकते हैं, जिसके अंदर वो आप छत को जब चाहे तब खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि इसको सुखाना है तो आप इसे खोल सकते हैं। आप इसमें भी देख सकते हो, आप स्लाइड कर सकते हो इसे, जब चाहे तब खोल दिया, जब चाहे तब बंद कर दिया। अब जब हम थोड़ा खर्चा करते हैं, पंखा लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ में थोड़ा सा और करना है, वो है स्प्रिंकलर और फॉगर। कोशिश कीजिए ये अराउंड, अगर आप 6 एनिमल का गिने तो 12 से 15 हज़ार जितना थोड़ा खर्चा होगा। बाकी इससे 5 से 12 डिग्री सेल्सियस जो है उस फार्म का टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो जानवर ठंडा रहेगा। इसका एक इसका एक वो होता है, इस चलाने का समय होता है। जैसे 1 घंटे में 8 से 10 आपको शावर देना है, और हर शावर जो है आधे मिनट से लेकर 3 मिनट तक का रखना है, और इसका इंटरवल है वो आप 5 से 7 मिनट और 10-15 मिनट तक भी रख सकते हैं। सीजन के हिसाब से कैसा वातावरण उसके हिसाब से आपको ये निश्चित करना पड़ता है। अब बात आती है आराम, ठीक है, रेस्ट की। ठीक है, कोई भी हर जानवर को 12 से 14 घंटे आराम करना ही होगा। ठीक है, अगर कोई जानवर 12 घंटे आराम करता है, कोई जानवर 10 घंटे आराम करता है, तो उन दोनों के दूध में 1 लीटर का डिफरेंस आपको तुरंत दिखेगा। 4-5 दिन में बाद आप खुद महसूस करेंगे ये जानवर का दूध 1 लीटर ज्यादा है, इसका कम है। दोनों को सेम खिलाया, दोनों की क्षमता सेम है, तो भी ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है। देखिए, जब भी जानवर आराम करता है तो वो बताता है कि जो वातावरण है वो उचित है, ठीक है, उसके आसपास में कोई गंदगी नहीं है। जब वो आराम करेगा तब वो 30% जो है ब्लड फ्लो, जो रक्तचाप है उसके अडर थानों में बढ़ जाता है, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ता है। दूसरा, जो खूर है वो भी उसके अच्छे स्वस्थ हो रहते हैं। दूसरा, मस्टाइटिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और आप जो भी खिलाते हो फीड, वो ज्यादा से ज्यादा वो दूध में कन्वर्ट होता है। अब मैंने आराम की बात करी कि 12 से 14 घंटे जानवर को आराम करना चाहिए। उसके लिए महत्वपूर्ण बात है बिछावन, बेडिंग मटेरियल। 2 प्रकार के बेडिंग मटेरियल होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक, जिसे हमारा पुआल हो गया, भूसा हो गया, लकड़े की भूसा हो गया, कागज, सूखी खाद हो गई। और दूसरा है इनऑर्गेनिक, अजैविक, जिसे अब बहुत सारे फार्मर रबर मेट यूज करते हैं, कोई रेत यूज करता है। ठीक है, इन सब में सबसे अच्छा है वो है रेत। जानवर को रेत पर बैठना बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए आप जानवर को बांध के रखते हो एक ही जगह पर, तो उसको चारों साइड से 2 मीटर लंबा और 125 सेंटीमीटर चौड़ा आप एक लकड़ी की एक लेयर बना दीजिए। उसके अंदर 20 सेंटीमीटर का आप रेत भर दीजिए। ठीक है, अगर 20 सेंटीमीटर नहीं कर पाते तो कम से कम 10 सेंटीमीटर की एक रेत भर दीजिए, और उसे उसमें बिठाइए। आपको 3-4 दिन बाद आपको खुद महसूस होगा कि मेरे जानवर में दूध उत्पादन बढ़ा है, बिना कुछ खर्चे के। आप अगर रबर मेट आप खरीदते हो तो वो 2,000, 2,500, 3,000 अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग रेट है। अगर आप रेत का करते हो 200-250 रुपए में आराम से वो काम हो जाएगा। अगर आपके पास रेत भी नहीं है तो आप जो सूखा चारा है
उसे भी काट के, जिसमें आप खुद एक बार बैठ के देखिए कि मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता, वही चीज आप जानवर को डाल के देखिए, जानवर को वो फीडिंग जो है वो भी बहुत पसंद है। अब आहार की बात करता हूँ। देखिए 60 से 70% खर्चा जो दूध उत्पादन में होता है वो आहार का है। अगर आप उसे अच्छा आहार, न्यूट्रिशियस और इजीली सुपाच्य अगर आहार नहीं देंगे तो दूध स्वाभाविक ही कम होगा। तो कोशिश कीजिए अच्छा वाला आहार दे, हो सके तो सूखे चारे, हरे चारे को, और जो आप दाना या जो भी देते हैं उसे मिक्स करके टीएमआर फॉर्म में खिलाइए। तो जिससे क्या होगा, उसके जो पेट में जो है जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा, फैट भी अच्छा आएगा। क्योंकि हमेशा क्या करते हैं हम, जब एक टाइम पे हरा चारा खिलाते, एक टाइम पे सूखा चारा खिलाते, एक टाइम पे अनाज खिलाते, तो उससे क्या होता है, उसके जो पेट में जो रूमन है उसके अंदर जो पीएच है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, जिससे क्या होता है कि दूध भी कम हो पाता है और फैट भी इतना नहीं आ पाता है। अगर आप उसे मिक्स करके दोगे तो दूध में भी बढ़ोतरी होगी और उसका फैट और एसएनएफ भी बराबर आएगा। अब मुझे जानना है कि मैंने जो जानवर को खिलाया है उससे उसका पेट भरा है कि नहीं भरा, आप कैसे जान पाओगे? देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसे हम ह्यूमन ट्राइंगल बोलते हैं। अगर ये खाली है तो समझ जाए कि जानवर भूखा है, एक दिन तक उसे खाना नहीं मिला है। अगर मान लीजिए आपको 7 दिन का देखना है तो उसका पेट, अगर वो पेट जो है बराबर है, ठीक है, तो समझिए कि 7 दिन तक उसे खाना मिला है। अगर नहीं है तो समझ जाए कि 7 दिन तक का भी खाना उसे बराबर नहीं मिला है या उसने नहीं खाया है। अगर आपको 1 महीने का देखना है तो वो ये जगह, अगर वो पतली स्किन जैसा ही है तो समझ जाए कि जानवर को 1 महीने से बराबर खाना नहीं मिल रहा है या बराबर वो खा नहीं पा रहा है। देखिए दूसरा एक सबसे सबसे सलाह मैं एक दूंगा, कोशिश कीजिए जानवर को 16 से 18 घंटे उसके सामने खाने का हो। दूध उत्पादन कब बढ़ेगा? जब उसे खाने का मिलेगा। हम क्या करते हैं, ठीक है, एक टाइम डाल दिया और दूसरे शाम को कभी डाल दिया, और एक टाइम मतलब हार्डली वो 4-5 घंटे जानवर के पास होता है। तो आप दूध उत्पादन अगर ज्यादा चाहते हो तो उसके लिए उसे खाना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए जानवर के सामने, जब तक आप लाइट चालू रखें तब तक उसके सामने खाने का हो, जिससे वो ज्यादा खाए, ज्यादा पाचन करे और ज्यादा दूध में वो कन्वर्ट करे। अगर आप देखा जाए तो एक जानवर जो है एक दिन में 4 से 6 घंटे जितना खाता है, और 10 घंटे वो जुगाली करता है, और जगह और एक दिन में वो 10 से 12 बार टाइम खाता है। तो हम उसे सुनिश्चित करें कि उसके सामने खाना हो। हम क्या करते हैं कि जैसे जो सूखा चारा है जिसके अंदर ये सब ब्लैक ब्लैक पोर्शन है, हम वो भी साथ में डाल देते हैं। इससे यूजुअली ये फंगस है, जब भी आप ये खिलाओगे तो उसके दूध उत्पादन पर असर पड़ेगा, उसके गर्भाशय पर असर पड़ेगा, जानवर के जो है बीमार हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, ये सब ब्लैक वाला पार्ट है फंगस ग्रोथ, उसे आप फेंक दीजिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं व्हाइट वाला, इसे आप हटा दीजिए। ये इस टाइप का कभी मत खिलाइए, जैसे साइलेज में आपको बहुत बार देखने में मिलेगा, तो ये कभी मत खिलाइए, ये जानवर का दूध बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। अब देखिए क्या होता है, हम जानवर को खिला तो देते, डाल तो देते, फिर इसके अंदर जो है उसे खसकाने का भूल जाते हैं, तो इधर देखो जानवर बाहर आके खा रहा है। तो कोशिश कीजिए इसे टाइम टू टाइम जानवर को खसकाते रहे, मतलब ये जो खाने को उसे खसकाते रहे तो जानवर को आराम से खाने को मिले। अब दूसरा, जिस फ्लोर पे आप उसे खिलाते उसे उसके अंदर कोई कट ना हो, कोई रफ ना हो, क्योंकि जानवर जो जीभान से खाएगा अगर उस पर रफ होगा या कुछ कट होगी तो उसको जीभान में कट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो खा नहीं पाएगा। तो जो अगर वो खा नहीं पाएगा तो दूध उत्पादन कम हो जाएगा। कोशिश कीजिए उसे साफ सुथरा रखिए उस जगह को। धन्यवाद। अभी जो बताएंगे आपको वो डॉक्टर रमेश कुमार बताएंगे अपना पशु स्वास्थ्य के बारे में। तो अभी डॉक्टर रमेश कुमार अभी ज्वाइन करेंगे और मैं अभी उनको समय देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। धन्यवाद सर। और इस प्रेजेंटेशन के लिए जो आज का टॉपिक रखा गया है कि अपने पशु को समझे, तो अभी डॉक्टर चंचल वाघेला ने आपके साथ जो चर्चा किया है कि अपने पशु को कैसे समझा जाए, तो उसके कंफर्ट के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में उन्होंने आपके साथ चर्चा किया है। तो जहां तक अब मेरी बात है कि बताना क्या है कि क्या संकेत होते हैं, स्वास्थ्य संकेत की बात अगर मैं करूं कि जो दुधारू पशु है, क्योंकि हम लोग अपने घर में जो पशु रखते हैं तो मेजर बीमारियां जो होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां, उसको तो हम लोग पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद हम डॉक्टरी सलाह लेके उसका हम उपचार कराते हैं। फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको कभी कभी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि पशु का जो स्वास्थ्य है
वो किस तरीके से हम मैनेजमेंटल पर्पस से प्रबंधन करके हम उसको ध्यान में रख सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और समय से पहले, देर ना हो, विद इन टाइम हम उस पशु जो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करके, और संपर्क करने के बाद हम उनका सही से उपचार कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर हम जाने कि स्वास्थ्य है क्या, तो स्वास्थ्य का मतलब ही है कि शरीर की सामान्य स्थिति। शरीर की सामान्य स्थिति का मतलब कि जो शारीरिक संरचना है, जो बाहरी संरचना है, हम उनका देखते हैं कि जो स्किन है वो शाइनी स्किन है, जुगाली कर रहे और रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि पशु का जो हेल्थ है वो अच्छा है। कुछ बातें हैं जिससे हम समझ सकते हैं। तो मतलब यही है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, यानी कि वो भी सोशल होते हैं। जब आप उनको छोड़ दो तो लिखा हुआ बताया भी उन्होंने कि 2 घंटा जो है वो सोशल बिहेवियर में, जिसमें अपने आप को साफ सुथरा रखना, या आप देखोगे कि जब ग्रुप में वो एनिमल रहते हैं, आप बांध के रखते हैं ना, अगर हम बांध के नहीं, या आप उनके पास जाओ तो बहुत खुश होते हैं कि हमारे पास हमारा जो मालिक है वो आया है। तो ये सारी चीजें जो है वो उनके सोशल बिहेवियर को दिखाती है, और उससे पता चलता है कि हमारा पशु जो है वो बीमार है या स्वस्थ है या दुर्बल है। और सबसे बड़ी चीज कि हम लोग जो जनरली जो रोगों को देखते हैं, तो हम चिकित्सीय स्थिति, मतलब कि हम डॉक्टर सजेशन के आधार पे जाते, कोई आया और बताया कि हाँ अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो उसके आधार पे हम उनको देते हैं, जिसका कुछ लक्षण होता है, कुछ संकेत होता है, उसके आधार पे हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर हम अगर देखें स्वास्थ्य संकेत के बारे में, तो सामान्य व्यवहार क्या है कि सही से वो चारा दाना चल रहा है, उनको जो हम चारा दाना दे रहे हैं वो खा रहे हैं। अब वो खा रहे हैं सही से या नहीं खा रहे हैं, इसका भी पता अगर हम उनको स्टॉल फीडिंग करा रहे हैं, नाद में खाना दे रहे हैं, तो एक अंदाजा लगाते हैं कि प्रतिदिन जो हम चारा दे रहे हैं अपने पशु को वो पूरा खत्म कर दे रहे हैं, पर किसी कारणवश आज के दिन वो चारा उनका खत्म नहीं हो पाया, तो 1-2 दिन से हम देखते हैं कि चारा खत्म नहीं हो पा रहा जितना हम दे रहे हैं। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पशु ने चारा कम क्यों खाया। 2-4 कारण हो सकते हैं, कुछ बीमारी है या हीट का सिम्टम आ रहा है, तो वो सारी चीजें व्यवहारगत लक्षण होते हैं। दूसरी चीज है चारा खाने के बाद सही से जुगाली करना, कि वो रुमिनेशन कर रहे हैं कि नहीं है ना। और जुगाली कर रहे हैं इसका मतलब हम ये भी जानते हैं कि एनिमल हेल्दी है और वो कंफर्ट जोन में है, आराम की स्थिति में है ना। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि ज्यादातर आप पशुओं को देखोगे तो अपना जीभ निकालेंगे, नाक चाटेंगे, मुंह चाटेंगे, पूरा वो क्लीन करते हैं। तो वो एक हेल्दी एनिमल की पहचान है, स्वस्थ पशु की पहचान है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भी एक लक्षण, वो डल दिखेंगे। और दूसरा, जैसा बताया डॉक्टर चंचल ने कि आराम करना है ना, तो गाय या भैंस बहुत बिजी जानवर है, बहुत ही बिजी है। जहां तक कहा जाए वो आराम, जो सोने की अवस्था है वो हार्डली आधा घंटा है उनका 24 घंटे में। बाकी समय वो जागते हैं, जिसमें खाना खाते हैं, जुगाली करते हैं और सोशलाइजेशन करते हैं। तो वो आराम करना भी उनके लिए जरूरी है। और आराम का मतलब सोना नहीं, मतलब सोना है और रेस्ट करना है। तो सोते हैं वो आधा घंटा ही, बाकी वो आराम से बैठते हैं। और उस बैठने की वजह से बताया भी है कि दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ प्रतिक्रिया देना, मतलब कि रिस्पांस देना। जैसा आपने ये फोटो देख रहे हैं, किसी ने उसको आवाज लगाया होगा और वो उनकी तरफ देख रहे हैं, कान उनकी तरफ जा रहे हैं, है ना। दोनों का, आप बछड़े का भी कान देखोगे और गाय का भी कान देखोगे, तो दोनों किसकी तरफ है? उनके मालिक की तरफ, या जिसने उनको पुकारा हो। अगर ये रिस्पांस नहीं दे रहे तो वो पशु बीमार है। और अगर पशु रिस्पांस दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि वो एनिमल हेल्दी है। और दूसरा, अगर हीट सिम्टम है तो हेल्दी है। अगर हीट सिम्टम कहते हैं कि नहीं दिखाते, कभी हीट में नहीं आते हैं, कभी बार बार हीट में आते हैं याई कराने के बाद, तो वो भी क्या है? अनहेल्दी एनिमल का कहीं ना कहीं पहचान है। तो कुछ सामान्य बातें हैं जिसमें हम बात करेंगे कि हम खुद से कैसे पहचान सकते हैं
कि एनिमल थोड़ा बहुत हेल्दी है या नहीं है, बाकी तो आप पशु चिकित्सक के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। पर घर में बैठ के जैसे सांस लेने की दर, तो सांस लेने की दर जो हेल्दी एनिमल है उनका 10 से 30 बार होता है। जो वयस्क पशु है, मैच्योर एनिमल है, और जो काप्स है उनका थोड़ा ज़्यादा होगा, 30 से 50 बार तक उनका जुगाली सांस लेने की जो दर है प्रति मिनट, 1 मिनट में वो 10 से 30 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। उसी तरीके से जुगाली करने का जो दर है वो दिन भर में वो 7 से 10 घंटे जुगाली करने में समय देते हैं और 1 मिनट में 40 बार वो चबाते हैं। और साथ ही साथ रूमेन का हलचल जहां पे आप बात करेंगे कि बताया कि जो ट्रायंगुलर एरिया है बाएं साइड में, है ना, तो वहां पे अगर हम थोड़ा प्रेस करके देखेंगे तो हाथ आपका बाहर की तरफ फेंकेगा। तो जैसे ही आपने दबाया तो आपका हाथ बाहर अचानक से आता जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या, वो रूमेन की हलचल है, तो वो 1 मिनट में 2 से 3 बार होगा। अगर इससे कम या अधिक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पशु में परेशानी है। और साथ ही साथ शारीरिक तापमान जो हम थर्मामीटर लेके उसके गुदा द्वार में हम देख सकते हैं। और अभी आपका कोरोना वायरस की वजह से अभी इंफ्रारेड वाला जो थर्मामीटर है आप उससे भी चेक कर सकते हैं, उसके फोरहेड पे लगा के, तो उससे पता चलेगा कि उसका तापमान सही है या नहीं है। तो जो सामान्य तापमान है एडल्ट एनिमल का वो 100 से 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो वेरी करेगा। और साथ ही साथ जो बछड़े का है वो उस वयस्क पशु से थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो ये तो हम खुद से भी पहचान सकते हैं लक्षण देख के कि इस तरीके का लक्षण दे रहा है। अभी हम बात करेंगे कि आहार का संकेत की पता कैसे चलेगा कि हमारी गाय भूखी है 6 घंटे से, या भूखी है तो किसके कारण से भूखी है ये भी जानना पड़ेगा, और सही से खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो अभी आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि हमने 4 फोटोग्राफ लगा रखे हैं रूमेन का। इसमें आपको पहला है जिसमें हमने लिखा है दुधारू पशु के लिए जरूरत से कम आहार, कम खाना मिल रहा है, कम खाना खा रहे हैं, हो सकता है मिल रहा है पर खा नहीं रहे हैं किसी बीमारी की वजह से। तो या फिर पिछले, ये बताता है कि पिछले 6-7 घंटों से उसने कम खाया है। तो जहाँ पे हम 2 दिन के बाद उनकी बीमारी का पता कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि पिछले 6-7 घंटे से इसके रूमेन में खाना नहीं गया है, तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन जो है, ये भी जहाँ तक हम बात करें कि थोड़ा चारा कम है, पर एक दूसरा कंडीशन इसमें आता है कि ब्याने के पहला सप्ताह के दौरान, क्योंकि बहुत सारा हैवी वेट रहता है उसके बछड़े का, तो अचानक से जब निकलते हैं तो एरिया फिल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो 1 सप्ताह तक आपको इस तरीके का रूमेन दिखेगा। जो आप यहाँ पे ट्रायंगुलर एरिया देख रहे हैं ये आपको दिखेगा। ये सामान्य होगा कब, जब गाय ब्याई हुई है, ब्याने के 7 से 10 दिन के बीच का जो समय है उसमें आपको ये दिखता है तो सामान्य है। अगर ये दुधारू पशु में दिख रहे हैं उसके बाद, इसका मतलब फिर से वो कहीं ना कहीं उनके चारा दाना लेने में परेशानी है। और ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं कि इनके 3 जो रिब्स है वो दिख रहे हैं थोड़ा कम गड्ढा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं इनका जो चारा दाना लेने का जो देने का है, खा रहे हैं वो ठीक है। इसका मतलब ये एनिमल हेल्दी है। तो ये आहार संकेत के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये पशु क्या है, स्वस्थ है। दूसरा भी इसके आगे का जो फोटो है उसके माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि ये पशु स्वस्थ है। अब दूसरी चीज, ये जो मैं एरो दिखा रहा हूँ गाय के पिछले हिस्से का, वो ये दर्शाता है कि आपकी गाय 24 घंटे से ज्यादा समय से भूखी है, या लंबे समय से उसे संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, या जरूरत से ज्यादा मिल पा रहा है, या जरूरत से कम मिल पा रहा है, या जरूरत के मुताबिक मिल पा रहा है, ये दिखाने की कोशिश है। तो जहां तक पहले और दूसरे फोटोग्राफ की मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है, आप इसको उठा के भी देख सकते हैं। इसके चमड़ी को जहाँ पे एरो मार्क है वहां पे अगर चमड़ी को आप उठा के देखिएगा तो अगर आपके जैसा स्किन है वैसे ये उठ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ही कमजोर है आपके पशु। जो जरूरी पोषक तत्व है वो नहीं मिल पा रहे हैं, जरूरी जो खाना है वो नहीं मिल पा रहा है, भरपेट नहीं खा रहे हैं, जहे तैसे वो अपना गुजारा कर रहे हैं। और तीसरे नंबर और चौथे नंबर का जो आप फोटोग्राफ है वो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये पाया जाएगा कि कहीं ना कहीं ये ठीक है। तो इसको जब आप उठा के देखिएगा वहां से स्किन को, तो आपको लगेगा कि जैसा आप गाल का खींचते हैं ना किसी का गाल ऐसा,
तो उस तरीके का कंसिस्टेंसी दिखेगा, वैसा समझ में आएगा। तो उससे समझना होगा आपको कि फिलहाल आपके पशु में प्रॉब्लम कम है, नहीं के बराबर है, हेल्दी माना जाएगा। और जो लास्ट फोटोग्राफ दिखा रहा है, तो आप देखो पूरा फ्लैट है ना। जब आप इसको उठा के देखोगे तो जैसा आप किसी का जो एब्डोमेन है, अपने एब्डोमेन को पकड़ के देखना, अगर उस तरीके से फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा कि जो आपके पशु है उसको ज्यादा खिला, ओवरफेड है, फैटी है। दूसरा, अब कुछ डेफिशिएंसी की बात अगर हम करें खाने में ही, तो मिनरल डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो आप देखो ये पशु क्या है, अभी ब्याई हुई है, वो बैठी है, इसको चाह के भी नहीं उठाया जा रहा है। इसका मतलब मिल्क फीवर है इसको, और मिल्क फीवर कैल्शियम के कमी की वजह से होते हैं। दूसरा, आप देखोगे ये पशु क्या कर रहे हैं, तो कोई बोरा चाट रहे हैं, या कहीं आप उनके पास जाते हैं वो आपका कपड़ा खाते हैं, कपड़ा चबाते हैं, कहीं आप देखोगे दीवार चाट रहे हैं, तो वो संकेत देते हैं कि उनके शरीर में फास्फोरस डेफिशिएंसी है, फास्फोरस जैसे मिनरल्स की डेफिशिएंसी। आप ये देखो ये क्या कर रहे हैं, कोई मरे हुए पशु, वहां तक जाके वो वहां से निकाल के चाटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा जनरली पशु करते नहीं है। यानी कि बहुत ही ज्यादा इनके अंदर फास्फोरस डिफिशिएंसी, मिट्टी भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, आपको ऐसा फोटो दिख रहा होगा, है ना। दूसरा, इनके आप शरीर पे देखो तो व्हाइट व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं, है ना, इनके पिछले हिस्से में। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके पशु में कॉपर डेफिशिएंसी है। और साथ ही साथ आप बगल में देखो तो इनको मल्टीपल मिनरल डेफिशिएंसी है। तो आप ये देखो, ये पशु बैठा हुआ है, नहीं खड़ा हो पाएगा, उसका खुर बड़ा हुआ है ना। और आप देखोगे इसका 2 कलर है बाल का, ठीक है। तो ये दिखाता है, ये अच्छी सी भैंस की बछिया है, नीली रावी की भैंस की बछिया है, बहुत अच्छा दूध दे सकती है, बहुत अच्छी बछिया है। पर कुछ मैनेजमेंटल प्रॉब्लम की वजह से, यानी मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से इनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आई है कि शायद ये उठ भी नहीं सकती है। तो ये क्या है, मल्टीपल मिनरल डेफिशिएंसी। दूसरा, आप देखोगे ये पिंक आई डिजीज, इसके चारों तरफ देखो लैक्रामेशन है, मतलब पानी गिरा हुआ है। तो अगर ऐसा कहीं प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब उस पशु में विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। और उसके बगल में आप देखोगे ये आंख के चारों तरफ ये इसके बाल निकल रहे हैं, और दोनों आंख के तरफ ऐसा होता है। ज्यादातर ये भैंस में आपको दिखेगा। तो अगर आप दूर से देखोगे तो लगेगा कि इसको किसी ने चश्मा पहना के रखा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पेक्टेकल आई डिजीज। और ये ज्यादातर किसकी वजह से होते हैं, तो जिंक की कमी से होते हैं, जिंक की कमी से दिखते हैं। तीसरा, जो डाइजेस्टिव स्टेज है, कि अभी पता कैसे चले जो हम चारा दे रहे हैं अपने पशु को, तो किस तरीके का चारा दे रहे हैं, पानी सही मात्रा में दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें अगर हमें पता करनी है तो हम उनके गोबर से भी पता कर सकते हैं। तो आप ये जो फर्स्ट 2 फोटोग्राफ देख रहे हैं वो सामान्य है कि दुधारू पशु के लिए ये जो कंसिस्टेंसी है गोबर की वो सही है। पर अगर दूसरी तरफ भी ये देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी ठीक है, पर किसके लिए, जो ड्राई एनिमल है या नई बछिया, जो जवान बछिया है उसके लिए। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो सामान्य स्थिति दिखाता है। पर अगर नीचे की तरफ जाए, और भी कई एक फोटोग्राफ हैं, कम मैंने लगाए हैं, समय का अभाव है। तो अब देखोगे कि समय से पहले जो चारा काट के हम खिलाते हैं, कभी कभी कहते हैं ना क्या हो जाएगा देने से, तो उनको दस्त लगने की संभावना है, डायरिया होने की संभावना है। तो आप देखोगे एकदम पतला सा गोबर। और इस तरीके की सिचुएशन जब आते हैं तो दूध उत्पादन में कमी हो जाएंगे आपके पशु में। दूसरा, आंत में संक्रमण या रूमेन एसिडोसिस, है ना। तो अधिक प्रोटीन वाला चारा अगर हम दे रहे हैं, अधिक एनर्जी वाला चारा दे रहे हैं, और फिर भी और उसमें भी पानी कम है, तो क्या होगा, रूमेन एसिडोसिस होगा। या आंत में कोई संक्रमण है, बैक्टीरिया या वायरस का जो प्रकोप है, वो अंदर गया है और उससे वो पशु बीमार हो गए, तो भी दस्त हो सकते हैं। तो इस तरीके के दस्त का 2-3 का बहुत सारे कारण हैं, और भी कई चीजें हैं। तीसरा, ये देख रहे टाइट गोबर है ना, बॉल की तरह।
तो ये दिखाता है कि आपके पशु को पानी की कमी है, आपका पशु पानी कम पी रहा है या आप पानी कम दे पा रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक वो पानी नहीं पी पा रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले भी आपसे चर्चा में आया था, डॉक्टर चंचल ने बोला कि उनको 24 घंटे साफ सुथरा पानी देना चाहिए और किस तरीके से पानी देना चाहिए ये आपको उन्होंने बताया था। तो आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो शायद आप अपने पशु में पानी की समस्या, जो पाचन की समस्या है, उसको कम कर सकते हैं। हमें भी मालूम है कि अपने लिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया करने के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तीसरा जो पैरासाइट्स है, इंटरनल पैरासाइट्स रिएक्शन, तो कुछ चीज़ें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि इनके इस हिस्से में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर हिस्से में प्रॉब्लम हो सकता है और कहीं ना कहीं ये पैरासाइट से रिलेटेड है। पैरासाइट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो रिलेट करते हैं, जहाँ से पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है, बीमारी है। तो पहला देखोगे तो घड़ानुमा पेट है ना, ये इधर से नीचे पेट बढ़ रहा है, तो घड़ानुमा पेट अगर बच्चों में दिखता है, इसका मतलब उनके शरीर में पैरासाइट का इन्फेस्टेशन है, परजीवी है। तो हमें क्या करना है, डिवर्मिंग कराना है। तीसरा ये आप देख रहे हैं नीचे ये लटका हुआ है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बॉटल जॉ कंडीशन कहते हैं, ये भी पैरासाइट्स का है। तो जो हम घास पे चरने के लिए छोड़ते हैं ठंड के समय में, या फिर सुबह सुबह का चारा लेके आते हैं जिसमें ओस लगी होती है, तो वहां से भी ये, तो आप कहोगे कि सर हम तो बढ़िया चारा दे रहे हैं, साफ सुथरा चारा दे रहे हैं, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है। तो कहाँ पे दिख रहा है कि जब हम सुबह सुबह चारा काट के ला रहे हैं, जब ओस की बूंदे है, या उस समय हम अपने पशु को चरने के लिए छोड़ रहे हैं, यानी कि सूरज निकलने से पहले और ढलने के बाद चारा काट के ला के रख रहे हैं, खिला रहे हैं अपने पशु को, तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तीसरा ये आंखों में, तो आंखों से भी पानी आ रहे हैं, कीचड़ आ रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है कि उसके लीवर में प्रॉब्लम है। यानी कि लीवर में प्रॉब्लम का मतलब या तो पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा या फिर कुछ संक्रमण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको, या फिर कहीं पेन है, तो पेन होने की वजह से भी उनकी आंख से आंसू निकलते हैं। तो ये जो चीजें दिख रहे हैं कहीं ना कहीं हमें जोड़ता है कि इस तरीके का अगर लक्षण दिखता है हमारे पशु में, तो हमें देखना है, सोचना है, समझना है कि जो हमारे पास पशु है जिससे हमें इनकम हो रहा है, तो उसमें क्या नजर आ रहा है, कुछ एबनॉर्मल चीजें हैं, तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि हम क्या, इसका क्या नतीजा निकल सकता है जिससे हमारा नुकसान कम हो, इसको कैसे सही कर सकते हैं। तीसरा है लंगड़ापन का संकेत। आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, सारे पशु कैसे बैठे हैं, ये कैसे बैठे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं जो पैर बाहर निकला हुआ है उस पैर में प्रॉब्लम हो सकता है। और वैसे एनिमल में आप देखोगे तो ये जो ऊपर उठे है ना, एक गोला घेरा रखा है, तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पशु में लंगड़ापन है, और इस लंगड़ापन की वजह से क्या होगा, तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। लंगड़ापन की वजह से क्या होगा, दूध उत्पादन में कमी आएगी। तो अभी एक मैं वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप देखिएगा। अभी ये देखिए इस पशु की चाल है ना, तो चाल से तो हम पहचान लेते हैं कि झुंड में जो चल रहे हैं उनमें, तो झुंड में जहां हम पशु को रखे हैं तो नॉर्मल चाल और एबनॉर्मल चाल, और इसके साथ साथ आप आगे देखोगे तो इनका जो पीठ का हिस्सा है, बैक बोन है, वो क्या होगा, कर्व होगा। अगर सीधा है तो ठीक है चलने में, अगर सीधा है, आप देखो इनका स्ट्राइट, जहां पे पहला पैर हट रहा है वहीं पे उसका दूसरा पैर आना चाहिए। अगर उससे पीछे आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, यानी कि जो लेंथ है उनका अगले और पिछले पैर का, उसमें अगर आगे पीछे है तो हम समझ सकते हैं कि उसमें भी लंगड़ापन है, वो लेम्ड है। आप यहाँ देखो ये सीधा चल रहे हैं, इसका मतलब, और चाल भी सामान्य है, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से पता चलेगा कि इसमें अब पता कैसे चलना है कि कौन से पैर में प्रॉब्लम है, तो आप पिछले पैर को देखो, है ना, पिछले पैर पे वेट कम ले रहे हैं उस जो दूसरे साइड का है, तो
साथ के साथ जब चलेंगे तो उनका हेड पोजीशन, ये आगे जर्क मारते हैं, तो 4-5 चीजें हैं जो एक साथ हम मिल कि हमारे पशु में ये लेमनेस है। ये कैसा आगे जर्क मार रहे हैं, दिखा आपको? तो लंगड़ापन बहुत सारे कारणों से आते हैं, जिसमें थोड़ी देर पहले बताया कि जो उनका फर्श है जहाँ पे हम अपने पशु को रखते हैं, तो वो हार्ड सरफेस की वजह से भी जो उनके पैर में चलते हैं, फीडिंग की वजह से भी आते हैं कि जब हम ज़्यादा कंसंट्रेट ग्रेन फीडिंग ज़्यादा करा रहे, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी वाला फीडिंग दे रहे हैं। खुर प्रॉब्लम मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से आ सकते हैं कि मिनरल एक्सेस हो या डेफिशिएंसी हो, दोनों के कंडीशन में। हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस और भारी पशु है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो क्रॉसब्रेड है और विदेशी पशु है, यानी कि ज़्यादा भारी पशुओं में देखने के लिए मिलता है जो लेमनेस का प्रॉब्लम है। और गंदगी पे रख रहे हैं तो उसकी वजह से भी कहीं चोट लग गया, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आते हैं। तो कुछ हमें प्रबंधन करना है, जैसा बताया कि गहरा, मुलायम और साफ फर्श बनाना है, तो उसका तरीका ही बताया उन्होंने कि रेत वाला अच्छा है या भूसे वाला अच्छा है। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए सस्ता जो फर्श है वो कौन सा होगा। और अगर आपके पशु में खुर बढ़ने की समस्या है तो निरंतर अंतराल पे उसकी जो ट्रिमिंग है वो कराते रहिएगा, संतुलित आहार देना है, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, तो सिर्फ भूख की वजह से भी नहीं, आप देखोगे तो यहाँ पे इनके घाव है ना, इस जो फोटोग्राफ में है, तो उसकी वजह से लेमनेस है। तो सबसे पहले हमें उस घाव का भी उपचार, तो उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो वो डेली हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारे पशु में किस तरीके का कहाँ पे घाव है, तो उसका उपचार हम जल्द से जल्द कर सकते हैं। तीसरी चीज कि लंग्स में जो इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है या पैरासिटिक है ना। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात किया था कि और उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं कि अगर बैक्टीरियल है तो ये किस तरीके का होगा। नाक सब में बहेगा, पर किसी में आँख से भी कीचड़ आएगा, किसी में आप देखोगे तो थिक डिस्चार्ज है, किसी में थिन डिस्चार्ज है, किसी में स्टिकी डिस्चार्ज है। तो आप देखो जो बैक्टीरियल है उसमें क्या है, जो डिस्चार्ज है वो चिपका हुआ है, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा है। अगर वायरल है तो नाक बह रहे हैं, साथ ही साथ आंखों में कीचड़ भी है। तो ये वायरल के साथ साथ इनका क्या है, तो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन भी है, आंखों में देखो अब कीचड़ भी है ज़्यादा। ये यहाँ देखो इस बछड़े में ये फंगल है ना, तो ये थिक है पर ये नाक पूरा बह रहा है, यहाँ थिक है पर डार्क है, मतलब कि क्या कह सकते हैं, चिपचिपा सा है, ये चिपचिपा सा नहीं है। और इंटरनल है तो वो फोर्सफुली क्या होगा, तेज से वो खांसेगा, जिसको ढांसना बोलते हैं, है ना, आपको रात में आवाज आएगी उसके खांसने की। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये लंग्स में इन्फेक्शन है। दूसरा जो बछड़ों में आए दिन देखते हैं कि दस्त लग जाते हैं, तो हम एक ही प्रकार का दस्त समझ के और कभी खुद से भी उसका इलाज कर देते हैं, खासकर एआई टेक्नीशियंस, या एक से सही नहीं हुआ तो फिर दूसरा कुछ दवाई लगा दिया। तो बहुत आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं कह सकते, पर इस तरीके की चीजें जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के दस्त भी है। तो वायरस की वजह से अगर दस्त हो रहे हैं तो आप देखो तो कैसा है, पेस्टी है, पीलापन है ना। कॉक्सीडिया तो वो कैसा है, काला है ना, काला उसका दस्त निकल रहा है। इकोलाई इन्फेक्शन है, आराम से बैठी है, अपने आप उसका जो गोबर है वो पीला पीला वो क्या है, बहता जा रहा है। एक प्रोटोजोअल डिजीज है थिलेरिया, आप देखोगे तो उसके दस्त में क्या है, ब्लड का वो थक्का आता है, खून का थक्का आता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया है, उसमें कैसा है, सीमेंट का है। इंटरनल पैरासाइट्स का दस्त है तो वो कैसा देखो, तो हैंडपंप की तरह उसका जो है वो गोबर बाहर निकल रहा है, फव्वारे की तरह, जैसा हैंडपंप चलाते हैं वैसे पानी की तरह वो बह के निकल रहे हैं। और भी कई एक कारण है, कई एक लक्षण है ना। पर थोड़ा थोड़ा अगर हम मोटा मोटा ये समझ ले, जानने की कोशिश करें कि इस तरीके की परेशानियां होती है, ऐसा होने पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस तरीके का दस्त है, तो उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर पशु का हम पशु चिकित्सक से इलाज करवा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले गर्मी के बारे में बताया था कि स्ट्रेस है ना, तो
इसकी भी पहचान हम कर सकते हैं कि कितना गर्मी का तनाव उसको उस पर्टिकुलर पशु को है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं सामान्य है, आराम से बैठी है ना, आप इसका नोट करोगे तो 10 से 30 बार में सांस होगा। और दूसरा जो आगे के फोटोग्राफ दिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको हीट स्ट्रेस है। ये ज्यादातर क्रॉस ब्रेड एनिमल में या विदेशी नस्ल के पशु में ज्यादा है। हमारे देसी पशु में ये चीजें कम देखने को मिलेगी क्योंकि वो इसी क्षेत्र के लिए बनी हुई है। तो अगर जो लोग ऐसे इस तरीके के पशु को रखे हुए हैं तो वो उनके लिए ये ज्यादा कारगर होगा कि जो गर्मी का तनाव है वो किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं। तो जिसमें हम देख सकते हैं कि सांस लेने की दर अगर 40 बार से ज्यादा है, लार नहीं गिर रहे हैं और वो उसके लंग्स का के ऊपर प्रेशर बनने की वजह से वो तेजी से सांस ले रहे हैं, है ना, तो स्ट्रेस जो है वो थोड़ा बहुत आ चुका है इसके अंदर। गर्मी बढ़ रही है, हमें यहीं पे इनका ध्यान करना पड़ेगा कि जैसा बताया फॉगर लगा सकते हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जहाँ पे गर्मी ना हो। तो पश्चिम की तरफ में हम ढक के रखे, पूरब की तरफ में, या फिर पंखा लगा सकते हैं या पेड़ भी लगा सकते हैं। आप चारों तरफ पेड़ लगा दो तो गर्मी कम लगेगा। पर वो मैनेजमेंट है। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि संकेत कैसे हम पहचानेंगे कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अब दूसरा देखो कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मुंह से भी सांस लेंगे और सांस लेने की दर है जो 120 बार से ज़्यादा। सामान्य कितना है 30, और उससे बढ़ के कितना हो रहा है 4 गुना ज़्यादा, 4 से 5 गुना ज़्यादा अगर सामान्य से हो रहे हैं। और अगर लार नहीं गिर रहे हैं, मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, और आप देखो गर्दन उसका क्या है, तना हुआ, स्ट्रेच्ड है, नॉर्मल नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, हीट स्ट्रेस है आपके उस पशु में। उसके आगे की अगर हम बात करें तो आप देखो तो इसमें पूरा जीभ बाहर निकला है, पूरी नसें दिख रही है, गर्दन खींचा हुआ है, मुंह से लार भी गिर रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्मी में है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए निरंतर अंतराल पे हम उनके हिसाब से पानी देते रहे, और जो फॉगर्स है, स्प्रिंकलर्स है, या हम नहला सकते हैं अपने पशु को दिन भर में 2 बार 3 बार, है ना। तो ये सारी चीजें हम उनको करके दे सकते हैं। तीसरा है अगर सफाई नहीं है, ग्रूमिंग नहीं कर रहे हैं और जिस जगह पे रखे हैं वो हमेशा गीला रहता है, तो वैसे कंडीशन में आप देखो कि जो पहला है वो तो साफ सुथरा है ना। ऐसे अलग अलग कंडीशंस निकाले हैं, तो इसे हम पहला जो फोटो है ये साफ सुथरा हम मान के चल रहे हैं, दूसरा गंदा है, और तीसरा हॉरेबल कंडीशन है। तो अगर गंदगी है तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारा सेड है, हमारा पशु, हम कितना ख्याल रख रहे हैं अपने पशु का, जिनसे हमें दूध मिल रहा है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, हर दिन खुरेरा ब्रुश से मालिश करो, है ना। जो पशु रखे हुए हैं उनके घर की सफाई करनी है, जैसे हम अपने घर की सुबह शाम सफाई करते हैं, तो इनकी भी सफाई करनी है। और सबसे बड़ी चीज ये ध्यान देने की चीज है कि जहाँ पे आप पशु को रख रहे हैं वो जगह गीला या नमी वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी उससे ही होगा। तो निमोनिया है या थनैला है ना, जो मेजर बीमारियां हैं जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे फार्मर्स को, किसानों को, पशुपालकों को, तो वो ज्यादातर क्या है, ये इनकी वजह से, सफाई की वजह से है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो ज्यादा विस्तार में मैं नहीं गया हूँ, सुपरफिशियल थोड़ा थोड़ा करके हम आए हैं। तो अगर हम इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखें कि किस तरीके से हमारे पशु में ये सारी प्रॉब्लम दिखते हैं और हमें कैसे समझना चाहिए कि इसमें क्या है, तो शायद हमारा काम एज अ पशुपालक, एज अ AI टेक्नीशियन, एज अ डॉक्टर आसान हो सकता है कि ये बीमारी हो सकती है और इसका हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी। अभी एक प्रश्न आया है कि दूध में SNF कैसे बढ़े, कृपया करके बताइए। ये विक्रमशिला मिल्क यूनिट से आया है। देखिए SNF जिससे बड़ा उसके लिए ये जानना जरूरी है कि SNF में क्या होता है। देखिए SNF में 3 चीज होती है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है मिनरल। लैक्टोज मतलब ऊर्जा का सोर्स, ठीक है, प्रोटीन पता है, और मिनरल। तो आपको SNF बढ़ाना है तो ये तीनों चीज बराबर मात्रा में होना चाहिए।
तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप केवल जानवरों को खली खिला रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें आप ऊर्जा का सोर्स ऐड कीजिए, जैसे मक्के का बरड़ा है या कुछ भी ऐड कीजिए। अगर आप केवल ऊर्जा ही खिला रहे हैं तो उसमें प्रोटीन का सोर्स ऐड कीजिए। उसके अलावा मिनरल मिक्सचर जरूरी है। अगर ये तीनों चीज करते हैं तो आपके जानवर का एसएनएफ बढ़ जाएगा। उसके लिए एनडीडीबी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, ई गोपाला, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर पशु पोषण करके एक है, जिसमें आप जानवर का आहार संतुलन करके आप उसका एसएनएफ और फैट और मिल्क तीनों चीज बढ़ा सकते हैं, अगर आप वो यूज करते हैं तो। सर अशोक बोल रहे हैं झारखंड से। सर अभी जैसे ठंडा का सीजन आ रहा है सर, तो अभी आने वाला दिन में ठंडा बढ़ेगा, तो उस टाइप का कोई वैक्सीनेशन है क्या कि उसको देने से थोड़ा ठंडा कम लगे या उस टाइप का कुछ राहत मिल सके पशु को? डॉक्टर रमेश बताएंगे। सर ये आपने अच्छा चीज किया है, पर जहाँ तक मेरा मानना है कि ठंड से को कम करने के लिए आप जो कर रहे हैं, साथ साथ चारा सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर आप उनको ठंड के समय में एनर्जी रिच डाइट देते हैं तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगा आपके पशु को, और ज़्यादा एनर्जी की वजह से ठंड लगने की संभावना उनको कम रहेगी। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है, बहुत ही हमारे देश में ठंड का बहुत ही कम वो रहता है अपने पशुओं को, है ना, क्योंकि हमारा जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है, 0 से नीचे नहीं जाता है, 2, 4, 5 डिग्री तक है। तो हम नॉर्मल चीज़ें करके भी हम अपने पशु में जो ठंडा जो सर्दी लगती है उनको रोक सकते हैं। और साथ ही साथ आप दूसरा काम ये करना कि जहाँ पे भी आप रख रहे हैं पूरा पैक करके नहीं रखना अपने पशु को। अगर आप ठंड के समय में क्या करते हैं, रात को पूरा पैक कर देते हैं, कहीं हवा आने जाने का संभावना नहीं रहता है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हमें वेंटिलेशन रखना है, और जो आप कर रहे हैं, है ना, कि उसको उड़ा रहे हैं बोरा से या कंबल से, वो आप कीजिए। और थोड़ा चारा में आप देखिए बैलेंस फीडिंग दीजिए। अभी चंचल साहब ने भी बोला है, डॉक्टर चंचल ने, कि बैलेंस फीडिंग अगर आप करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसमें एनर्जी डाइट और प्रोटीन डाइट में सबका संतुलन बना के रखिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक प्रश्न आया है डॉक्टर रमेश जी, लंपी स्किन डिजीज से कैसे बचाव किया जाए, ये हिमांशु कुमार जी ने पूछा है। लंपी स्किन डिजीज भी ज़्यादातर अगर कहा जाए सर तो डेफिशिएंसी डिजीज है, मिनरल डेफिशिएंसी ही कह सकते हैं, है ना। तो इसका भी बचाव हम मिनरल मिक्सचर को देके ही कर सकते हैं सर, क्योंकि ज़्यादातर जो मिनरल डेफिशिएंसी है उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आते हैं, लंपी स्किन डिजीज। तो बैलेंस फीडिंग करके ही हम उनका कर सकते हैं। और उसमें अगर आप मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे हैं तो मिनरल मिक्सचर की मात्रा आप देना शुरू कीजिए पशु के दूध के हिसाब से और उसके वजन के हिसाब से। जयशंकर बोल रहा हूँ बिहार से। मेरा एक प्रश्न है चंचल सर से। सवाल यह है कि अभी तक मैं जो जानता था कि 24 घंटे पानी, 2 घंटे खाना, 22 घंटे आराम, लेकिन अभी चंचल सर ने बताया कि 16 घंटे उसके सामने खाना होना चाहिए। तो ये इस कॉन्ट्राडिक्शन को क्लियर किया जाए। देखिए ये जो है मेरे जो बताया एक्चुअली जो है सबका सम करके बताया है। जैसे हर फार्म वाइज अलग अलग होगा, कोई 24 घंटे खाना देता है, कोई 2 घंटे ही खाना देता है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे नोटिस किया है, जिसमें मुझे लगा है कि वो फार्मर ने बताया कि मैंने 16 घंटे खाना देता हूँ, तो जो फायदा हुआ वो मैंने आपके सामने रखा है। वो आप खुद ट्राई करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है, कि आप एक बार उसके सामने रखिए, थोड़ा खिलाइए, फिर आपको खुद महसूस होगा कि मुझे 2 घंटे खाना देना है कि 16 घंटे खाना देना है। आप खुद उसमें जवाब दे पाएंगे, मेरे से अच्छा आप जवाब दे पाएंगे उस टाइम पे। तो डॉक्टर चंचल, इनके लिए मैं ऐड कर सकता हूँ कि जैसा इन्होंने कहा 24 घंटे पानी और बाकी खाना, तो नहीं 24 घंटे पानी, 2 घंटा खाना, 22 घंटे आराम। हाँ, तो 22 घंटे आराम। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ टोटल 24 घंटे का समय है सर। तो 24 घंटा जो पानी कहा गया है वो कहा गया उसके पास 24 घंटे पानी रखना चाहिए। जी, ताकि वो अपने हिसाब से पानी पी सके, ना कि मेरे हिसाब से। जनरली हम क्या होता है ना कि हम उनको पानी देने जाते हैं कि सुबह पानी देने के जब उसको प्यास नहीं लगी है, इसलिए हुआ है कि 24 घंटे उनके पास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें वो अपना समय निर्धारित करेंगे कि हमें कितने समय के अंदर ये पानी पीना है।
सर मेरा यही प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा प्रॉब्लम ये था कि 24 घंटे उसके सामने पानी होना चाहिए, जब उसकी इच्छा हो और वो पानी मिले। तो क्या ऐसा ही है कि जब उसको इच्छा हो तब खाना खा ले, ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिए क्या? इसलिए व्यवस्था, इसलिए लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें सुबह दोपहर शाम खाना मिलता है ना, मांग लेते हैं खाना, भूख लगा है तो। जी जी जी। तो उनके रूटीन में आ जाते हैं कि भाई उनके लिए सफिशिएंट चारा हमने रखना है। उसका भी पता कैसे करोगे कि मान लिया आपने शाम को चारा दिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम, और सुबह जब आप देखते तो पूरा खाली हो गया, है ना, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि और चारे की जरूरत हो सकती है, समझ रहे? तो हम अगले दिन क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे थोड़ा चारा, ठीक है। जी तो अगले दिन चारा बढ़ाने से उसका क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत छोड़ा है उसने, तो एक अंदाजा मिल जाएगा कि हमारे पशु का चारा खाने का जो ये है कि इतना चारा वो खा सकते हैं जी शाम से लेके सुबह तक में, है ना। बाकी वो एनिमल डिसाइड करेंगे, आप उनके पास चारा छोड़ दिए है तो वो एनिमल डिसाइड करेंगे कि हमें कब कब खाना है। हाँ, तो वो पूरे 24 घंटे में 8 से 9 बार खाना खाते हैं जी, 8 से 9 बार वो खाना खाते हैं सर, जी है ना। तो उसके हिसाब से फिर वो टाइम आपका जो जैसा चंचल साहब ने बताया, वो आपका वही टाइम आएगा कि इतने समय उसको खाने में लगता है। जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? सर मैं जैसे एचएफ क्रॉस गिर क्रॉस गायें हैं, जो इन गायों में सर गादी में जब ब्याती है उसमें 4-5 दिन पहले सूजन आ जाती है सर थनों के अंदर, और सूजन भी बहुत ज्यादा आ जाती है सर, उसके कारण जानवर बहुत परेशान हो जाता है, उसमें ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, काफी कई जानवरों के थन भी खराब हो जाते हैं सर। डॉक्टर साहब मैं जवाब देना चाहूंगा। एक्चुअली देखिए, इसे हम अडर एडिमा बोलते हैं। इसके लिए हमारी इथनोवेटरी फॉर्मुलेशन है। जी सर। इथनोवेटरी फॉर्मुलेशन है जो आप एक्चुअली हमारे एनडीटीपी की वेबसाइट पे दिया है, डेयरी नॉलेज पोर्टल में जाके, घरेलू उपचार है, आप वो ट्राई करके देखिए, आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा, जिसमें आपको कोई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट जो घर पे जो सामान है और कुछ चीजें जो आपको हर्ब्स लाना पड़ सकता है, वो आप ट्राई करके देखिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप वो ट्राई कर सकते हो, हमारे डेयरी नॉलेज पोर्टल पे आप जाके उसकी वीडियो देख सकते हो आप। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सर। और एक बात बताना चाहता हूं कि इस वेबिनार को आप YouTube पर देख सकते हैं, जिसका लिंक एनडीटीपी संवाद में कुछ दिनों में मिल जाएगा। और हमने आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा की है। यदि कोई प्रश्न रह गया होगा, उसका उत्तर भी हम डेयरी नॉलेज पोर्टल डिस्कशन फोरम में भेज देंगे। और अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर चंचल वाघेला के, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुतिकरण किया और आपके प्रश्नों का उत्तर दिया, तो उनका भी धन्यवाद देना बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप हमसे आगे भी जुड़े रहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।